नमस्कार साथियों। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग लाइन में, जो हमारे पास होता है बीटेक के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ये पूरा एक सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, या सॉफ्टवेयर को जो हम डेवलप करेंगे, डेवलप करने के लिए क्या क्या फेजेस होते हैं। जिस तरीके से हमने सबसे पहले जैसे रिक्वायरमेंट की कौन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कौन सा हमसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ये, और फिर उसके बाद में हमें उसके जो फिजिबिलिटी की बारे में स्टडी करनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, सबके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को जो हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या जो फेजेज है या फिर स्टेजेस है वो हो सकती है, जिस तरीके से हमें जो रिक्वायर होती है एक प्रॉपर तरीके से एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। तो हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इंजीनियरिंग क्या होती है। द टर्म सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम देखते हैं द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये हमारे पास दो वर्ड से के प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। तो देखते हैं हम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, सारे प्रोग्राम्स को हम अगर एक जगह इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सच एज रिक्वायरमेंट डिज़ाइन मॉड्यूल्स एंड यूज़र मैनुअल। जो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, डिज़ाइंस का मॉडल और यूज़र मैनुअल जो भी हम तैयार करते हैं रेगुलर में। इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव फ्रेमवर्क्स प्रोसेसेस। जो इंजीनियरिंग होती है वो एक साइंटिफिक या प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो हमने सॉफ्टवेयर या कोई सी भी एक हम वेबसाइट ले सकते हैं कि उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको इन्वेंट करने के लिए, उसको बिल्ड करेंगे तो मेंटेनेंस उसका होगा, इम्प्रूव उसमें फ्रेमवर्क्स कौन कौन से यूज़ में आएंगे, किस तरीके से उसमें वर्क होगा। तो ये सारा इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसमें यूज़ में आती है। तो हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर तो हो गया। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के हम एक इंटीग्रेट करते हैं तो उससे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एंड जो इंजीनियरिंग होती है वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि उस जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरीके इन्वेंट किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, उसको बिल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इवोल्यूशंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है वो वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, प्रोसीजर होते हैं। जैसे हमें कोई वेबसाइट जो है वो अगर हमें वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास याद होना चाहिए कि हमें कौन सी, हम उसमें जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी यूज़ में लेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जैसे हमने HTML, CSS एंड जो बैक एंड है हमारे पास सर्वर के लिए हमने PHP यूज़ में ले ली। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेक्निक, प्रोसीजर और उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल होना ज़रूरी होता है। द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। और अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद में टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद में डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट के बाद में अपडेट्स होंगे, मेंटेनेंस होगा, सिस्टम डिज़ाइन होगा, सिस्टम एनालिसिस होगा। ये सारे के सारे हमारे पास फेजेस होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम को डिज़ाइन किस तरीके से करना है, उसकी कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा कि जो हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद में उसके अपडेट्स, कुछ अपडेट्स बाकी रह गए या कुछ अपडेट्स करने होंगे, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम एनालिसिस की कौन कौन से सिस्टम में वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास यूज़ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायर्ड बेसिकली क्यों पड़ी, इसके लिए हम देखते हैं
टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास हम जो स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर को हम प्रॉपर तरीके से उसको एक अरेंज या मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हुई है हमारे पास। फॉर मोर स्केबिलिटी, cost management to manage the dynamic nature of software, for better quality management, इसमें स्केबिलिटी भी इसकी इसको मोल की जाती है, कॉस्ट कि उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो ये पहले से ही हम लोग इसकी कॉस्टिंग डिसाइड करके रख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। इसके बाद में हम उसका जो डायनामिक नेचर है कि इन फ्यूचर में उसको चेंजेस होंगे या अपडेशन होंगे, जो हमारी जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर होगा उसका जो नेचर है वो एक डायनामिक होना चाहिए कि हम उसमें रेगुलर चेंजेस कर सकें, ना कि वो स्टैटिक होना चाहिए। अगर स्टैटिक हम कर देंगे तो अगर एक बार हमने उसमें कुछ डेटा फीड कर दिया तो वो चेंजेस नहीं होगा। और जो डायनामिक नेचर है उसमें से एक टाइम जो उनको दिया गया है या फिर उनके अनुसार हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। एक फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्यों है? ह्यूज प्रोग्रामिंग, इट इज सिंपलर टू मैन्युफैक्चर अ wall than to a house row building. Similarly, as a measure of programming become extensive, engineering has to step to give it a scientific process. जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कोई एक हाउस या एक बिल्डिंग हमें डिज़ाइन करनी है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से हम उसके लिए एक जो कैड जो सॉफ्टवेयर होता है उसका ऑटोकैड, उसमें प्रॉपर तरीके से उसका जो मैप है वो डिज़ाइन होना चाहिए, जिसके लिए हम एक इंजीनियर हायर करेंगे। एडेप्टेबिलिटी, इसमें इफ़ द सॉफ्टवेयर प्रोसीजर were not based on scientific and engineering ideas, it would be simpler to recreate new software than to scale an existing one. अगर हमने जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक और इंजीनियरिंग आइडियाज़ जो होते हैं हमारे पास, अगर उसकी तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं किया या उसके बेस नहीं है, तो हमें हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको रिक्रिएट करना पड़ सकता है। जिस तरीके से हम बिल्डिंग के डिज़ाइन देखते हैं कि अगर बिल्डिंग के डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से हमने इंजीनियर से प्रॉपर नहीं डिज़ाइन की हो, तो हो सकता है कि उसमें कहीं पर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, तो उसके लिए हमें वापस दोबारा से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी नौबत ना आए, इसलिए हम लोग इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉस्ट। एज द हार्डवेयर इंडस्ट्री हैज़ demonstrated its skill and huge manufacturing has laid down the cost of computer and electronics hardware, but the cost of programming remains high if the proper process is not adapted. जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कॉस्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है इनकी डाउन अब हो सकती है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है उसकी एक जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है अगर हम उसको प्रॉपर प्रोसेस में ना फॉलो किया जा सके। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है कि जिससे हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलोअप लेकर उसको डिज़ाइन को हम प्रॉपर प्रोसेस से तैयार कर सकें या प्रॉपर प्रोसेस से उसको डिज़ाइन कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक नेचर। continually growing and adapting nature of programming usually depends upon the environment in which the client works. If the quality of the software is continually changing, new upgrades need to be done in the existing one. जो डायनामिक नेचर बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो हमने प्रोग्रामिंग करी है वो जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो डायनामिक नेचर का होना चाहिए कि उसको हम जो चेंजिंग है वो चेंजेस या उसमें अपग्रेड से वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, जब भी उसको नीड हो तो उस वजह से उसमें चेंजेस होने जरूरी है, इसलिए उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका नेचर होना चाहिए डायनामिक। देन है क्वालिटी मैनेजमेंट। बेटर प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जो आप प्रोडक्ट या फिर कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर या फिर आप कोई सा भी एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो वो एक बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, उसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस, मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ लेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से उसको फॉलोअप लेंगे तो उससे हो सकता है कि जो हमारी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी डाउन आ सकती है।
हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से कि फर्स्ट फेज तैयार कर लिया, नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल, अगर हम मॉड्यूल में डिवाइड करके उसको उस तरीके से भी हम हमारी जो प्रॉब्लम होगी या प्रोडक्ट होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बिग प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इफेक्टिवनेस, रिलायबल सॉफ्टवेयर, डिक्रीज टाइम, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये सारे के सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। बिग सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग टू progress. Software engineering has a great solution to reduce the complications of any project. Software engineering divides big problems into various small issues and then starts solving each small issues one by one. All these small problems are solved independently to each other. जो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर जो बिग सॉफ्टवेयर या बिग प्रोडक्ट को हम अगर यूज़ में लेते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजिंग्स आते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाएगा या प्रॉपर तरीके से यूज़ में आएगा या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप ले करके उसको सोल्व कर सकें। कि जैसे हमारे पास कोई बिग प्रोजेक्ट है तो उसको हम किस तरीके से उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्मॉल प्रॉब्लम से उसको हम प्रॉपर तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बिग प्रॉब्लम है उसको हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर हाईली पेड एक्सपर्ट्स. A lot of manpower is required to develop software with a large number of codes, but in software engineering programmers project everything and decrease all those things that are not needed in turn. In turn, the cost of for productions becomes less as compared to any software that does not use software engineering method. अगर हम प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेथड है अगर हम उसको फॉलो अप ना करेंगे और प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास उसकी जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो हाई आ सकती है, क्योंकि हम उसका एक प्रॉपर तरीके से जो फॉलो या प्रॉपर तरीके से जो वे है उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास जो कॉस्टिंग है वो हाई आ सकती है, क्योंकि हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से उसको काम ना करे, तो इसलिए हम उसको वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको हाईली पेड किया जाता है। तो अगर और उसके लिए अगर हम सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है वो भी, अगर कोई बड़ा हमारे पास एक लार्ज बिग प्रोजेक्ट है या बिग सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए हमारे पास मेन पावर भी रिक्वायर होगी एक लार्ज नंबर में। तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना जरूरी है ताकि हम उसको मॉड्यूल में क्रिएट करके उसको प्रॉपर तरीके से हम उसकी जो कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज कर सके जितना हो सके। नेक्स्ट है टू डिक्रीज टाइम। एनीथिंग दैट इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट always waste time, and if you are making great software then you may need to run many code to get the definitive running codes. This is very time consuming procedure and if it is not well handled then this can take a lot of time. So if you are making your software according to the software engineering method then it will be decrease a lot of time. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ ना लेंगे, अगर विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ लिए हुए अगर आप प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो आप एक प्रॉपर मैनर वे में फॉलो अप ना ले पाएंगे। उससे आपका जो कोड है एक कोड भी इसका जो कोड है वो भी कोड एक लगभग 200 लाइन्स या इससे मोर देन 200 लाइन्स हो सकता है। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे कि आपने प्रॉपर तरीके से उस कोड में लिखा क्या और कोड कहाँ से कहाँ तक किस यूज में लिया गया है। तो ये अगर आप इसको चेक करेंगे, अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है बाय द वे तो उसमें आपको टाइम कंज्यूम हो सकता है और आपका प्रोडक्ट अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको भी आप चेंजेस करेंगे। तो आप अगर आपने वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ नहीं लिया है तो आपका वहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेथड है वो यूज़ में लेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंडलिंग बिग प्रोडक्ट्स।
projects. Big projects are not done in a couple of days, and they needs lot of patience, planning and management. And to invest 6 and 7 months to any company, it require heaps of planning, direction, testing and maintenance. No one can say that he has given 4 months of company to the task and the project is still in the first stage. अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ नहीं लेते हैं तो हमें उस जो प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर आइडिया नहीं होगा कि प्रोजेक्ट जो है हमारा कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम में हमारी उसकी डिज़ाइन तैयार होकर के कितने टाइम में उसका कोडिंग तैयार हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ लेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने टाइम में ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो सकता है। और इसमें टेस्टिंग क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग, उसकी डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट जाएगा, डिजाइनिंग होगी, टेस्टिंग, कोडिंग होगी, देन टेस्टिंग होगी, देन उसका मेंटेनेंस भी होगा। तो ये अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं लेंगे तो इसके लिए हम बिग प्रोजेक्ट जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज लेंगे तो हम जो बिग प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है reliable software. Software should be secure, means if you have delivered the software then it should work at least its given time through subscriptions, and if any bugs come in the software the company is responsible for solving all the bugs. These bugs, because in software engineering testing and maintenance are given, so there is no worry of its reliability. अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ में लिया है तो आपके पास बग जो टेस्टिंग की है तो उसी में ही बग निकालने का आपके पास प्रॉपर तरीके से टाइम होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो अप नहीं दिया है तो आप उसका टाइम एक रिलायबल एक टाइम ज़्यादा हो सकता है। इफेक्टिवनेस कम्स इफ एनीथिंग्स हैड made according to the standard. Software standard are the biggest target of companies to make it more effective, so software becomes more effective in the act with the help of software engineering. अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ लेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर तरीके से एक इफेक्टिव आ सकता है। जिस तरीके से हम देख लेते हैं कि हम एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इसमें इसको हम करते हैं सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम उसमें मॉड्यूल बनाएंगे सबसे पहले एडिशन का, देन इसमें जो हमने फंक्शन लिखा एडिशन का, देन हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन का। तो हम अगर इस तरीके से फॉलो अप लेंगे और ये प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया किस लिए, यहाँ पे जो फंक्शन बनाया किस लिए, कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रॉपर तरीके से अगर हमारे अलावा कोई दूसरा अगर कोडर जो इसको यूज़ में लेगा तो वो भी इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ में ले सकता है कि हमने यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया है, तो इसलिए ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसको यूज़ में लेना ज़रूरी है ताकि हम जो बिग प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, प्रॉपर टाइम में उसको क्रिएट कर सके। अब हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस is the set of activities and associate outcomes that produce a software product. These are the 4 process activities which are common to all of the process. जिसमें होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर वैलिडेशंस और सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में देखते हैं द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द कंस्ट्रेंट ऑन इट्स ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है उसमें सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनलिटी है और सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेशंस पार्ट है वो डिफाइन होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में द सॉफ्टवेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट मस्ट बी द प्रोड्यूस। जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की साइड से, वो इस वाले पार्ट में डिसाइड होता है। वैलिडेशन द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेट टू इंश्योर दैट इट डज व्हाट द कस्टमर वांट्स। इसमें वैलिडेशंस के अंदर ये चीज़ डिफाइन होती है कि एक्चुअल में जो कस्टमर है उसको किस चीज़ की नीड है, उसको कस्टमर क्या चीज़ चाहता है कि उसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए, वो चीज़ वांट जो क्लाइंट है वो कस्टमर वांट जो चीज़ है वो इसमें यूज में ली जाती है। देन नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। द सॉफ्टवेयर मस्ट डेवलप टू मीट द चेंजिंग क्लाइंट्स नीड्स। जो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है उसके अंदर जो क्लाइंट है उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस की जाती है क्लाइंट्स के आवश्यकता अनुसार, वो चीज़ इसमें डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम बोलते हैं SDLC।
SDLC जो है यही मेन एक पर्पज़ है पूरा, कि इसी के अंदर डिसाइड है कि आप जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या नीड होती है, किस किस चीज़ की आपको नीड है। जिस तरीके से हम देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, आल्सो टर्म प्रोसेस मॉडल, इसे हम प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं, इज अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। हमें जिस तरीके से एक अगर हमें एक बिल्डिंग या फिर कोई हाउस की डिज़ाइन करनी है, या फिर हाउस बनाना है, मतलब क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे जो इंजीनियर होगा उसके पास जाएंगे, उससे हम उसका मैप क्रिएट करवाएंगे। तो मैप हमारा देखा जाए तो बेसिकली मैप होता क्या है, मैप हमारे पास एक पिक्टोरियल या फिर एक डायग्रामेटिक जो फॉर्म है वो होता है। तो इस तरीके से ही इसमें हम सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जो क्लाइंट को नीड है, उससे हम जो डिटेल लेंगे, उससे के बेस पे हम लोग एक डिज़ाइन तैयार करेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जो बनना है वो किस तरीके से शो केस जो है वो किस तरीके से होगा, कि उसका डायग्राम जो बनाएंगे सबसे पहले हम उसको तैयार करेंगे। A life cycle model represent all the methods required to make a software product transit through its life cycle stage, की जो प्रोजेक्ट है वो जो किस किस स्टेज से उसको गुजरना पड़ेगा, ये सारा का सारा ही जो फेजेस है या स्टेजेस है वो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर निहित है। इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, कि जो सॉफ्टवेयर तैयार करना है या प्रोडक्ट तैयार करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो ली जाएगी। देन उसको डिफाइन किया जाएगा कि जो रिक्वायरमेंट हमने ली है प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की हमें डिज़ाइन तैयार करेंगे कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो बनने के बाद में किस तरीके से शो होगा, या फिर किस तरीके से उसका जो एक डायग्राम है किस तरीके से वो दिखेगा। देन उसकी कोडिंग की जाएगी। कोडिंग के बाद में जो सॉफ्टवेयर बना है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, उसकी जो फंक्शनलिटी है प्रॉपर तरीके से है या नहीं, या वो जो इनपुट दिया जा रहा है वो उसका आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इस पार्ट में चेक किया जाता है। डिप्लॉयमेंट पार्ट होता है हमारे पास कि हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, हमने क्लाइंट को डिप्लॉय कर दिया या क्लाइंट को दे दिया। देन उसके बाद में उसका पार्ट आता है मेंटेनेंस का, कि अगर उसमें कोई बग आ रही है या फिर कोई चेंजेस है तो हम जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसमें उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ SDLC आर एज फॉलोज। फर्स्ट है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम उसका प्लानिंग और रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेज इन SDLC. The senior member of the team perform it with input from all the stakeholders and domain experts, SME in the industries. Then है planning for the quality assurance, requirement and identifications of the risk associated with the project is all ऑल्सो डन एट दिस स्टेज। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है या फिर जो भी हम क्लाइंट्स बोल सकते हैं, क्लाइंट के थ्रू हम इसमें इनपुट लेते हैं। सीनियर जो कंपनी के सीनियर मेंबर्स होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू उसका इनपुट लेते हैं कि उसको बेसिकली उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, फिर उसमें प्लान किया जाएगा कि इसको किस तरीके से इसमें रिस्क आ सकती है। जो भी रिस्क है वो भी इसी जो स्टेज है इसमें ही रिजोल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, जब हम रिक्वायरमेंट का जो पार्ट है उसको डन कर लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है रिप्रेजेंट एंड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड गेट देम एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हमने हमारे जो स्टेक होल्डर या क्लाइंट के थ्रू जो ली है उसके बाद में हम उसको एक जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हैं। देन जो हमारे पास जो क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट करवाते हैं कि भाई ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज अकम्प्लिश थ्रू SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स। हम इसे बोलते हैं SRS, जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बोलते हैं SRS, which contains all the product requirement to be construct and development during the project life cycle। कि जब हम प्रोजेक्ट को उसकी जो रिक्वायरमेंट है किस तरीके से कंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये सारी लाइफ साइकिल हम जो हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अंदर पहले से ही क्रिएट कर देते हैं। देन है हमारे पास डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। इस वाले पार्ट में जो सॉफ्टवेयर है हम उसका एक
रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करके उसमें डिज़ाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिरकार प्रॉपर तरीके से शो कैसे होगा। दिस फेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू लाइक इनपुट फ्रॉम द कस्टमर एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो कस्टमर का जो इनपुट है और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट जो हमने गैदर की है उसके बेस पर हम एक उसका मैपिंग तैयार करते हैं। बेसिकली अगर देखा बोला जाए तो इसको हम मैप बोल सकते हैं। डिप्लॉइंग द developing the project. In this phase, the SDLC, the actual development begins and the programming is built. The implementation of design begins. Concerning writing codes, developers have to follow the coding guidelines described by the management, and programming tools like compiler, interpreter, debuggers etc. are used to develop and implement the code. इस वाले फेज के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करी है उस पे जो डिज़ाइन जो तैयार होके आया उस पे डेवलपर्स जो होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देन जो कोडिंग गाइडलाइन है उसके बेस पर उसकी प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं कि किस तरीके से उसके जो मॉड्यूल है मॉड्यूल में उसको डिवाइड किया जाएगा। देन हर मॉड्यूल के बाद में उसका एक कमेंट्स होगा कि ये जो मॉड्यूल बना है प्रॉपर तरीके से किस यूज में लिया गया है। नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास, जो स्टेज आती है वो आती है टेस्टिंग। आफ्टर द कोड इज जनरेटेड, जब हमने पूरा कोड उसका डिजाइन कर लिया है तो वो जो सॉफ्टवेयर है हम उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। अब it is tested against the requirement to make sure that the products are solving the needed address and gather during the requirement stage. During this stage unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing are done. ये जो सारी टेस्टिंग है प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज टेस्टिंग, देन सारा जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको इंटीग्रेट करके फिर उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग की जो प्रॉपर तरीके से जो हमने यूज में लिया कि ये अदर जो सिस्टम है उसमें यूज में आएगा नहीं आएगा, और एक थर्ड पार्टी के द्वारा भी या हम बोल सकते हैं इसको क्लाइंट के थ्रू भी एक टेस्टिंग की जाती है कि जो प्रॉपर तरीके से जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो जो सॉफ्टवेयर जो हम इनपुट दिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर का आउटपुट आ रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें टेस्टिंग करते हैं कि जो और इसकी जो फंक्शनलिटी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। देन अगर हमारा ये फेज प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो उसके बाद में आता है हमारे पास 6 स्टेप डिप्लॉयमेंट। Once the software is certified and no bugs or errors are stated, then it is deployed. जब प्रॉपर तरीके से हमारी टेस्टिंग डन हो गई है उसमें बग्स एरर्स कुछ भी नहीं है तो हम उसको जो प्रोडक्ट होता है या सॉफ्टवेयर होता है उसको हम जो हमारे पास जो क्लाइंट होता है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। देन बेस्ड ऑन द असेसमेंट the software may be released as it is with suggested enhancement in the object segments. After the software is deployed then its maintenance begins. जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाएगा उसके बाद में उसका जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो यूज में आता है। देन देख लेते हैं हम लोग मेंटेनेंस वाला जो पार्ट होता है 7 पार्ट। Once when the client start using the developed system, then the real issues comes up and requirement to be solved from time to time. जो अब जब डिप्लॉय कर दिया है तो उसके बाद में जो सिस्टम में प्रॉपर तरीके से यूज में आ रहा है कि अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो होगी या फिर जो कोई आगे की जो रिक्वायरमेंट है उसको टाइम टू टाइम फिर सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते लेते हैं हम SDLC के जो मॉडल्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉडल्स है उसको मॉडल्स यूज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट डिफाइंस द स्टेज इंक्लूड इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम एन इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग जो एक तो हमारे पास टेक्निकल पार्ट एंड फाइनेंशियल जो पार्ट होता है वो इस वाले पार्ट के अंदर डिक्लेयर होता है। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल स्पेसिफाई एंड डिजाइन विच आर followed during the software development phase. These are the software development process model. हम देख लेते हैं SDLC के मॉडल्स के बारे में। वाटरफॉल मॉडल, रेड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्साइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंड मॉडल। इन सारे मॉडल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस,
देन डिज़ाइन पार्ट आएगा, डिज़ाइन पार्ट के बाद में कोडिंग पार्ट, कोडिंग के बाद में टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद में मेंटेनेंस पार्ट। ये पार्ट रेगुलर नीचे की तरफ गिरा आ रहा है कि फिजिबिलिटी के बाद में रिक्वायरमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट के बाद में डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद में कोडिंग, इसलिए हम इसको बोल दिए लाइक वाटरफॉल। तो इसलिए हमने इसका जो नाम है इसका नाम रखा गया है वाटरफॉल मॉडल। और इसमें अगर हम लोग एक बार फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जब हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है हम इसमें जाते हैं। अगर फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमारे पास कुछ इश्यूज रह जाते हैं या कुछ बग्स रह जाती है तो हम वापस इस वाले पार्ट में नहीं जा सकते हैं। ये इसका सबसे जो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसको हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी में हमारे पास कुछ बग्स रह जाती है तो अगर हम उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं तो हम वापस प्रीवियस वाले पार्ट में नहीं आ सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस में अगर हमारे पास कुछ बग्स रह जाती है और अगर हमने नेक्स्ट फेज में आ गए हैं जो हमारे पास डिजाइन फेज होता है तो हम वापस रिक्वायरमेंट फेज में नहीं जा सकते हैं। और जो नीचे वाला जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये होता है हमारे पास फीडबैक वाला ऑप्शंस। देख लेते हैं इसमें। दीज आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स स्पेसिफाई एंड डिजाइन विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। दीज सॉफ्टवेयर मॉडल्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। जो हम सबसे पहले देखा था हमने इसमें फिजिबिलिटी स्टडी। द मेन गोल ऑफ दिस फेज इज द डिटरमाइन वेदर इट वुड बी फाइनेंशियली एंड टेक्निकली फिजिबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो फाइनेंशियली एंड टेक्निकली जो फिजिबल है या नहीं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये वाली चीज इस जो पार्ट है या फिर इस फेज में स्टडी की जाती है। द फिजिबिलिटी स्टडी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन डिटरमाइनिंग द वेरियस पॉसिबल strategies to solve the problems. These different identified solutions are analyzed based on their benefits and drawbacks. The best solution is chosen and all the other phases are carried out as per this solution strategy. इस वाले फेज में जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल जो पार्ट है उसका प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ड्रॉबैक्स देखे जाते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से इसमें कितना जो फाइनेंशियल स्टेटस वो आएगा एंड टेक्निकल पार्ट यूज में आएगा। तो हम जो भी इसका जो फाइनेंशियली एंड टेक्निकली जो पार्ट है उसको इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास requirement analysis and specifications. The aim of the requirement analysis and specifications phase is to determine the exact requirement of the customer and document them properly. These phase consist of two different activities. जो ये पार्ट होता है इसके अंदर अंडरस्टैंड किया जाता है कि बेसिकली जो कस्टमर है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ है या नहीं। इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, इसमें दो फेजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। गैदरिंग एंड एनालिसिस के अंदर तो जो फर्स्टली ऑल द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर आर गैदर्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड देन द गैदर्ड रिक्वायरमेंट आर एनालाइज। द गोल ऑफ the analyze part is to remove incompleteness and inconsistencies. जो इस वाला जो पार्ट होता है गैदरिंग एनालिसिस में, इसमें जो कस्टमर के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की उसको गैदर किया जाता है और जो इस पार्ट में इनकम्प्लीट रहता है या कुछ यूजलेस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। दीज एनालाइज रिक्वायरमेंट आर डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे हम SRS डॉक्यूमेंट बोलते हैं। SRS documents serve as a contract between the development team and the customer. Any future dispute between the customer and the developers can be settled by examining the SRS documents. अगर इन फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है अगर उसको लेकर के जो डेवलपर टीम है और डेवलपर्स है और जो कस्टमर्स है उनके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो जो SRS डॉक्यूमेंट है उसकी हेल्प या उसको एग्जामिन करके जो केस है उसको हम सेटल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए ये दोनों फेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारे पास डिजाइन वाला पार्ट। द गोल ऑफ द फेज इज टू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट acquired in the SRS into a format that can be coded in a programming language. It includes high level and detailed design as well as the overall software architecture. A software design document is used to document all the efforts SDD. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। इस वाले पार्ट में हमारे पास जो SRS हमने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, जो
रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी है, उसके बेस पे हम लोग एक डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो भी हमारे पास जो कस्टमर के द्वारा दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हम बोल सकते हैं, और उसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है डेवलपर टीम उसको लेगी, और उसके बाद में जो डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है वो क्रिएट किया जाएगा। देन जब डिज़ाइनिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसका पार्ट होता है कोडिंग पार्ट। इन द कोडिंग फेज software design is translated into source code using any suitable programming language, thus each डिज़ाइन मॉड्यूल इज कोडेड। जब डिज़ाइनिंग पार्ट तैयार हो जाएगा तो ये जो कोडिंग वाली जो टीम है उसको ये डिज़ाइनिंग पार्ट दिया जाएगा, ताकि वो जिसका जो कोड है सुटेबल जो कोड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको क्रिएट करना है, जैसे हमारे पास लाइक सी प्लस प्लस, PHP, पाइथन, जिस भी लैंग्वेज में उनको क्रिएट करवाना है सॉफ्टवेयर, उसमें जो प्रोग्रामिंग टीम है वो जो कोडिंग वाली जो टीम है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देती है। देन आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास टेस्टिंग वाला पार्ट आता है, एंड जो मॉड्यूल्स हमने डिफरेंट टाइप से अगर मॉड्यूल डिज़ाइन किए तो जो मॉड्यूल्स है उनको भी इंटीग्रेशन किया जाता है इस वाले पार्ट में। Integration of different modules is undertaken soon after they have been coded and unit tested. Integrations of the various module is carried out incrementally, or a number of steps during each integration step. Previously planned module are added to the partially integrated system and the resultant system is tested. System testing consists of three different kind of the activities. इस वाले पार्ट में जो भी हमने मॉड्यूल्स अलग अलग टाइप से मॉड्यूल्स तैयार किए उन सब का इंटीग्रेशन किया जाता है, देन उसका टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग जो की जाती है वो यूनिट टेस्टिंग भी की जाती है। इसकी सबसे पहले जो अलग अलग यूनिट टेस्टिंग मीन्स होता है कि जो अलग अलग जो मॉड्यूल्स है उसको पहले टेस्ट किया जाता है, देन उसको इंटीग्रेशन होने के बाद में टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग भी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास अल्फा टेस्टिंग, बेटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज द सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म बाय द डेवलपमेंट टीम। जो ये टेस्टिंग जो होती है ये डेवलपमेंट टीम के द्वारा परफॉर्म की जाती है। देन बेटा टेस्टिंग इज द सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म बाय द फ्रेंड सेट ऑफ द कस्टमर्स। ये जो बेटा टेस्टिंग होती है कस्टमर के द्वारा कोई सा भी एक फ्रेंड या फिर उसकी तरफ से कोई भी हायर किया हुआ एक फ्रेंड हो सकता है, कोई भी एक पर्सन जो उस जो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है उसकी टेस्टिंग कर सकता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन डिलीवर्ड द कस्टमर परफॉर्म एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू डिटरमाइन वेदर टू एक्सेप्ट द डिलीवर प्रोजेक्ट रो सॉफ्टवेयर रो रिजेक्ट इट। जो प्रोजेक्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से वो यूज में आ रहा है या नहीं तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। देन होता है जब हमारे पास टेस्टिंग हो गया उसके बाद में हम डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं तो इसके बाद में आती है हमारे पास मेंटेनेंस पार्ट। मेंटेनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। द एफर्ट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस 60% ऑफ द टोटल एफर्ट स्पेंट टू डेवलप अ फुल सॉफ्टवेयर। दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स: करेक्टिवनेस, परफेक्टिव, अडेप्टिव। करेक्टिवनेस में होता है दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरिड आउट टू करेक्ट एरर्स that were not discovered during the product development phase। अगर डेवलपमेंट फेज के अंदर कोई सी भी जो एरर है उसको करेक्ट नहीं की गई है तो इसके अंदर उसको क्लियर किया जाता है। देन परफेक्टिव मेंटेनेंस, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस कैरिड आउट टू एनहांस द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर रिक्वेस्ट के अनुसार उसकी जो फंक्शनलिटी है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। एडेप्टिव में होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर porting the software to work in a new environment such as working on a new computer platform with a new operating system। adaptive maintenance के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो तैयार किया गया उसको किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर कोई प्लेटफॉर्म है उसमें हमें अगर यूज लेना है तो उसके लिए उसका जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए ये टेस्टिंग ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है ये यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ द क्लासिकल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। जो वाटरफॉल मॉडल है इसे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी बोला जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इंडिविजुअल प्रोसेसिंग फेज इज द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल आर प्रोसेस वन एट अ टाइम। एक बार में एक ही जो इसका फेज होता है वो यूज में लिया जाता है। प्रॉपर्ली डिफाइंड इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल ईच स्टेज इन द मॉडल इज क्लियरली डिफाइंड।
clear milestones. Classical waterfall model has very clear and well understood milestones. Properly documented process, actions and results are very well documented. जो documents है वो proper तरीके से इसमें तैयार किए जाते हैं. Reinforce good habits. Classical waterfall model reinforce good habits like define before design and design before code. जब भी इसके अंदर जब डिज़ाइन तैयार की जाएगी तो उसके लिए पहले उसको डिफाइन किया जाएगा कि किस तरीके से उसकी डिज़ाइन तैयार की जाएगी, और अगर कोडिंग करनी है तो कोडिंग के पहले जो डिज़ाइनिंग पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इसको समझने या उसकी हेल्प ली जाती है. वर्किंग. क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड. जो इसके अंदर है स्मॉल प्रोडक्ट्स यूज में लिए जाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड किया जाता है. डिसएडवांटेज देख लेते हैं. इन दिस मॉडल द रिस्क फैक्टर इज हायर, सो दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर मोर सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है वो हायर होता है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट फेज में चले गए तो हम वापस उसके जो प्रीवियस फेज है उसमें नहीं आ सकते. तो अगर हमारे पास उसमें कहीं बग्स या एरर से रह गए तो हम उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उसको इसमें हम जो सुटेबल नहीं है इसके लिए. दिस मॉडल कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस इन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं हो, आप चेंजेस नहीं कर सकते. इट बिकम tough to go back to the phase. For example, if the application has now shifted to the coding phase there and there is no change in requirement, it become tough to go back and changes it. अगर हम जो नेक्स्ट फेज में जा चुके हैं तो हम प्रीवियस फेज के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए ये मोर रिस्की हो सकता है. इसलिए हम इसको जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ नहीं लेते हैं. Since the testing done at a later stage, it does not allow identify and challenging and risk in the earlier phase, so the risk reduction strategy is difficult to prepare. अगर हम लोग इसमें अगर टेस्टिंग वाले पार्ट डन कर चुके हैं, अगर इसके बाद में अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टीज आती है या फिर कोई इसमें रिस्क आती है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से इसको जो आइडेंटिफाई करना जो होता है इसके लिए एक चैलेंज होता है, और हम उसको प्रॉपर तरीके से रिडक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है. तो आज हम लोगों ने देखा सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिकली होता क्या है. देन हमने देखा इसका SDLC वाला पार्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाला पार्ट, जिसमें हमने इसके स्टेज जो होती है या फेजेस होते हैं वो देखे. देन हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट एक मॉडल था वाटरफॉल मॉडल उसके बारे में देखा. देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो देखेंगे हम प्रोटोटाइप मॉडल. इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल से जो हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.